और देखिए एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के नेशापुर में बड़ा हमला हुआ है। हमलों के बाद नेशापुर में तबाही मची है। तो ईरान के नेशापुर में बड़ा हमले की तस्वीरें आपके सामने और भयंकर तबाही मची है इस हमले के बाद। तो सीज फायर की बातें, एक दूसरे को अपनी शर्तें बताने के बीच हमले नहीं रुक रहे हैं और उसी का एक और सबूत आपके सामने यह हमला। और देखिए एक बड़ी खबर है, साउथ लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के 30 लड़ाके मारे गए हैं, यह कहा इजराइल ने। रादवान फोर्स के 10 कमांडर मारे गए हैं, यह भी इजराइल का दावा है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के 30 लड़ाकों को मार गिराया, यह आईडीएफ ने दावा किया है। देखिए फुटेज भी आई है जहां पर आपको दिख रहा होगा हिजबुल्लाह के लड़ाके जिनको निशाना बनाया है इजराइल ने। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का शांति का दावा ईरान के साथ छल है? अगर ऐसा नहीं है तो होर्मुज में शिकंजा कसने के लिए अमेरिका लगातार डिप्लॉयमेंट क्यों बढ़ा रहा है? ऑपरेशन खर के लिए 3000 से ज्यादा मरीन कमांडो एक्शन के लिए तैयार हैं, जबकि ईरान ने सी माइंस और सी ड्रोन के साथ युद्धपोत लगाकर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे पार कर पाने में अमेरिका के पसीने छूट सकते हैं। इस बीच ईरान ने नया दांव खेल दिया है। होर्मुज की तरह ही बाब अल मंदेब स्ट्रेट को ब्लॉक कराकर पूरे अरब से तेल सप्लाई रोकने वाला है और इसका जिम्मा हूती को सौंपा है, जिसने लाल सागर में तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पहला संकेत, ईरान ने धमकी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। दूसरा संकेत है, ईरानी प्रॉक्सी हूती ने कहा है अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी ब्लॉक की जाएगी। तीसरा संकेत है, अमेरिका ने अपने युद्धपोत होर्मुज के पास फिर से तैनात कर दिए हैं। चौथा संकेत है, अमेरिका खर्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए ऑपरेशन शुरू कर सकता है। पांचवा संकेत है, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर मौजूदा लीडरशिप का खात्मा कर सकता है। और होर्मुज ब्लॉक होने के बाद अरब देश नए रूट से तेल सप्लाई करने की तैयारी में है, जो सऊदी अरब का ऑयल रूट है। इस रूट के जरिए कतर, यूएई भी तेल भेजेंगे, जिसके लिए सऊदी की पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब की पाइपलाइन 1200 किलोमीटर लंबी है, जो सऊदी अरब के फारस की खाड़ी में पड़ने वाले अबकैक पोर्ट से लाल सागर में पड़ने वाले यानबू टर्मिनल तक जाती है। इस दौरान बीच में 3 पंप स्टेशन पड़ते हैं। अभी इस पाइपलाइन से तेल सप्लाई की क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन है, जिसे सऊदी अरब बढ़ाकर 70 लाख बैरल प्रतिदिन करना चाहता है। पूरे रूट में गैस तेल की 2 पाइपलाइन एक साथ हैं, जिसके जरिए फारस की खाड़ी का लाल सागर से कनेक्शन जुड़ जाता है। इसे तबाह करने के लिए ईरान ने प्रॉक्सी गुट सक्रिय कर दिए। अब हूती ने चेतावनी दी है कि वो यानबू पोर्ट पर हमला कर सकता है। इसके अलावा बाब अल मंदेब भी ब्लॉक कर देगा, जिससे एशिया और यूरोप तक तेल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में दुनिया के तेल रूट चोक पॉइंट बन गए हैं। पहला चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जहां से दुनिया के तेल सप्लाई का 20 से 30% जाता है, जो करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन होता है, जहां से अधिकतर एशियाई देशों को तेल सप्लाई किया जाता है। जबकि बाब अल मंदेब स्ट्रेट से दुनिया के तेल सप्लाई का 12 से 15%, जो करीब 88 लाख बैरल प्रतिदिन है, जहां अधिकतर यूरोपीय देशों को तेल पहुंचता है। हम उन देशों को तेल सप्लाई नहीं रोकेंगे जिनके ईरान से संबंध ठीक रहे हैं, जिसमें चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। और होर्मुज दोबारा खोलने के लिए अमेरिका ने तैयारी कर ली है। इसके लिए पहला टारगेट खर्ग है, जहां से ईरान दहन का आखिरी चरण शुरू किया जा सकता है। हमले के पहले प्लान में स्वॉर्म ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, जिससे ईरान के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज किया जाएगा। फिर खर्ग के सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया जाएगा। दूसरे प्लान में खर्ग पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया जा सकता है, जिससे खर्ग पर बनी अंडरग्राउंड फैसिलिटी तबाह की जाएगी। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स लॉन्चिंग साइट ध्वस्त कर देंगे। तीसरे प्लान में खर्ग की सुरक्षा में लगे ईरानी युद्धपोत तबाह कर दिए जाएंगे। इस दौरान होर्मुज में तैनात सी ड्रोन पर हमले होंगे। युद्धपोत के जरिए होर्मुज में सेफ पैसेज बनाया जाएगा। इससे पहले सी माइंस को डिफ्यूज किया जाएगा। चौथे प्लान में मरीन कमांडो को उतारा जाएगा, जो खर्ग के ऑयल प्लेटफॉर्म पर कब्जा करेंगे। साथ ही सैन्य ठिकानों पर यूएस फ्लैग लगा दिया जाएगा। और हथियार कितना भी शक्तिशाली हो, कामयाबी तभी मिलती है जब प्रहार सटीक निशाने पर हो। घातक मिसाइलें तो हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ईरान की शक्ति बहुत अधिक नहीं है।
और यही वजह है कि ईरान ने टारगेट को तलाशने और निशाना साधने के लिए रूस से मदद ली है। अमेरिका को झुकाने के लिए पुतिन ईरान की खूब मदद कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सैटेलाइट्स की मदद से ही ईरान सटीक प्रहार कर रहा है और अमेरिकी बेसेस को नुकसान पहुंचा रहा है। अब तक अमेरिका के 13 बेस पर ईरान सटीक हमले कर चुका है और अब रूस से ईरान को ड्रोन की नई खेप भी मिलने वाली है। एक रिपोर्ट में दावा है कि ईरान की कामयाबी का राज रूस से मिल रही मदद है। रूस अपने जासूसी सैटेलाइट से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान को दुश्मन के हर ठिकाने की सटीक जानकारी मिल रही है। अमेरिका के 13 बेस को ईरान नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान अमेरिकी विमानों को भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ। अमेरिकी सैन्य अफसरों के रुकने की जगह पर भी हमले हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने ईरान से ड्रोन लिया था। ईरानी तकनीक पर रूस में ड्रोन प्रोडक्शन शुरू हुआ। ईरान के ड्रोन तकनीक से गेरान 2 ड्रोन बनाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान में सीक्रेट समझौता हुआ है। रूस से ईरान के लिए ड्रोन की खेप चल चुकी है। मार्च के अंत तक ड्रोन तेहरान पहुंच जाएंगे। रूस ईरान को युद्ध में सैटेलाइट इमेज देकर मदद कर रहा है। टारगेट तय करने के लिए डेटा भेज रहा है। दुश्मन से जुड़ी खुफिया जानकारी भेज रहा है। तो ईरान अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। दावा है कि चाबहार पोर्ट के करीब ईरान ने अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट विमान को गिरा दिया। ईरान ने एयर डिफेंस जेट पर हमला किया। F-18 सुपर हॉर्नेट विमान की कीमत करीब 600 करोड़ रुपए। हालांकि अमेरिका ने ईरान के दावे को झूठा बताया। ईरान का दावा यह भी है कि भूमध्य सागर में USS अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर कई हमले किए गए। मिसाइल हमलों की वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर के पास कई धमाके हुए। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने अब अब्राहम लिंकन को पीछे हटा लिया है। ईरान ने USS अब्राहम लिंकन पर कादिर नाम की एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया। कादिर मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल लहरों के ठीक ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से इसे रडार पकड़ नहीं पाते। अमेरिकी सरकार ने हथियार कारखानों से संपर्क किया है। हथियार प्रोडक्शन को बढ़ाने को कहा गया है। अरब देशों में हथियार सप्लाई तेज करने पर रणनीति बनी है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि ईरान हर दिन 400 ड्रोन बना रहा है। 26 दिन में 3000 ड्रोन इस्तेमाल हो चुके हैं। हर दिन 100 से अधिक ड्रोन हमले किए गए। हर 48 घंटे पर वॉर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ट्रंप को रिपोर्ट के साथ वीडियो भेजे जाते हैं। ट्रंप वीडियो के साथ सेना से भी बात करते हैं। और जंग में अब तक अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका का एक F-35 जेट गिरा चुका है। एक अमेरिकी F-15 जेट को भी गिराया गया है, जबकि हवा में टक्कर होने से 2 KC-135 विमान भी नष्ट हुए हैं। अरब देशों के बेस पर हो रहे हमलों में 5 KC-135 विमान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। विमानों के अलावा जंग में अमेरिका अपने कई ड्रोन गंवा चुका है। युद्ध के दौरान 12 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। अमेरिकी ड्रोन हेल फायर मिसाइलों से लैस रहते हैं। इसके अलावा UH-60 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए जा चुके हैं। और ईरान जंग के 27 दिन पूरे हो चुके हैं और अब यह जंग परमाणु तबाही की तरफ बढ़ रही है। ईरान जहां डिमोना में मौजूद नेगेव न्यूक्लियर सेंटर को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इजराइल बीते एक हफ्ते में बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 2 बार हमले कर चुका है। हालांकि अभी तक इस प्लांट के रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और दुनिया भर के देशों को यहां से रेडिएशन लीक का डर सता रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरब में तबाही का वो चक्र शुरू होगा जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नेगेव न्यूक्लियर सेंटर से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये नेगेव रेगिस्तान में बना है। इजराइल के फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण केंद्र है। दावा है कि हमलों में कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। ईरान का अटैक बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले का प्रतिशोध है। इजराइल यहां एक हफ्ते में 2 बार हमला कर चुका है। पहली बार इजरायली प्रोजेक्टाइल प्लांट से महज 350 मीटर की दूरी पर गिरा था, लेकिन दूसरी बार यह प्लांट के परिसर में गिरा। हालांकि इससे रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और मध्य पूर्व दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में शामिल है। ऐसे में यहां मौजूद देश पीने के पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। कुवैत का 90% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन से आता है। ओमान का करीब 86%, बहरीन का 85%, सऊदी अरब का 70%, UAE का 42%, तो कतर की आबादी के लिए 99% पीने योग्य पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ये डिसैलिनेशन प्लांट समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं, यानी इन्हें पानी फारस की खाड़ी से मिलता है और इसी फारस की खाड़ी के दूसरे छोर पर ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है।
अगर इस प्लांट पर हमलों से रिएक्टर को नुकसान हुआ तो रेडिएशन हवा के साथ ही समंदर के पानी में भी फैलने का खतरा है, जिससे फारस की खाड़ी का पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में डिसैलिनेशन प्लांट यहां से पानी नहीं ले पाएंगे और अरब देशों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। बुशहर प्लांट से रूस ने 163 कर्मचारियों को वापस बुलाया है। बुशहर प्लांट में अभी रूस के 300 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद हैं। रूस जल्द ही बचे हुए कर्मियों को भी वापस बुला सकता है। और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील के लिए बेचैन है, लेकिन तेहरान से ट्रंप को दो टूक जवाब मिल गया है। अगर कोई डील हुई तो अमेरिका की नहीं, ईरान की शर्तों पर होगी। और इस पूरे खेल में असली दांव बन गया है हॉर्मूज, वो हॉर्मूज जिसका रास्ता रोककर ईरान ने पूरे मध्य पूर्व को घुटनों पर ला दिया है। और अब ईरान ने मिसाइल हमले रोकने के लिए हॉर्मूज पर पूरा नियंत्रण मांग लिया है। इस्लामाबाद वार्ता एक झूठ है। 15 बिंदुओं वाले किसी प्लान को लेकर कोई बात नहीं हुई। युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है, लेकिन बंद ईरान अपनी शर्तों पर करेगा। और सीज फायर के लिए सबसे बड़ी शर्त है हॉर्मूज पर पूर्ण नियंत्रण। ईरान की सूचना परिषद के प्रमुख इलियास हजराती ने कहा, 15 पॉइंट प्लान ट्रंप का झूठ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस्लामाबाद में कोई आधिकारिक वार्ता नहीं हो रही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी दो टूक कहा है कि सिर्फ संदेश भेजना बातचीत नहीं होता। ईरान ने यह भी साफ कर दिया, जंग कब खत्म होगी ये फैसला इस्लामाबाद या वॉशिंगटन नहीं करेगा, ये फैसला तेहरान में होगा। ईरान ने कहा है कि युद्ध विराम के लिए अमेरिका और इजराइल को उसकी 5 शर्तों को मानना होगा। पहली, तुरंत हमले बंद हो। दूसरी, दोबारा हमला नहीं होगा, इसकी ठोस गारंटी। तीसरी, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई यानी हर्जाना। चौथी, पूरे क्षेत्र में सभी मोर्चों पर लड़ाई खत्म यानी हिजबुल्ला और हूती पर भी हमले नहीं होंगे। और पांचवी, सबसे अहम, हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। ईरान की संसद अभी एक नया कानून तैयार कर रही है, जिसका मकसद है हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स या टोल लगाना। यानी जो भी तेल टैंकर या मालवाहक जहाज इस रास्ते से गुजरेगा उसे ईरान को फीस देनी होगी। अगर यह कानून लागू हो गया तो हर तेल टैंकर, हर शिपमेंट तेहरान के नियमों से गुजरेगा। और यह रास्ता भी सबके लिए नहीं, बल्कि ईरान के साथ रणनीतिक रिश्तों के हिसाब से खुलेगा। और एक और बड़ी खबर, जंग का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। दुनिया भर में जंग की वजह से ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। 40 से ज्यादा देशों में ऊर्जा सुविधाओं में भारी कमी दर्ज की गई है। 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन सप्लाई दुनिया में कम हो गई है। इसीलिए कई देशों में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। कई देशों में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया है। कई देशों ने एलपीजी से लेकर सीएनजी से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और इसको लेकर स्ट्राइक भी हो रही है। दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। तो दुनिया भर में असर तो हो ही रहा है। ईरान से जंग, ऐतिहासिक ऊर्जा संकट, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युद्ध का बड़ा असर देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर आपके सामने है। और दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, दुनिया भर में ईंधन की कमी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ कई देशों में आपातकालीन कदम भी उठाए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा देशों में हाहाकार मचा हुआ है। ये देखिए, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर युद्ध की है, जहां हमले हो रहे हैं ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऑयल डिपो पर, और खेती, परिवहन सबसे ज्यादा प्रभावित है। और एक और बड़ी खबर, जापान में तेल संकट गहरा गया है। सरकार ने रिजर्व ऑयल को रिलीज करने का फैसला किया है। तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए जापान सरकार ने यह फैसला लिया है। और ईरान जंग के चलते जापान में तेल की भारी कमी हो गई है। 30 दिन का ऑयल रिजर्व सरकार के पास था, जिसको फिलहाल रिलीज करने का फैसला किया गया है। 90% जापान का तेल है वो मिडिल ईस्ट से आयात होता है, इसलिए मिडिल ईस्ट से सप्लाई बंद है और जापान में तेल का संकट खड़ा हो गया है।
जंग का अंजाम दुनिया में त्राहिमाम। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ है यही लग रहा है। फिलीपींस की बात करें तो राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल यहां पर लगा दिया गया है। ये कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग देशों में। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में देश भर में ऊर्जा बचाने की मुहिम तेज कर दी गई है, जिससे कि ज्यादा समय तक सस्टेन कर पाए। मोल्दोवा की बात करें, 60 दिन का ऊर्जा आपातकाल यहां पर भी प्रस्तावित है। इसके अलावा स्लोवेनिया की बात करें, यहां पर ईंधन राशनिंग लागू कर दी गई है, यानी कि निजी वाहन की बात करें तो 50 लीटर प्रति सप्ताह यहां पर दिया जाएगा। इस तरीके से क्राइटेरिया बनाया गया है। और वहीं व्यवसाय की बात करें और इसी के साथ किसान 200 लीटर यहां पर दिया जाएगा। इस तरीके से सीमा तय कर दी गई है। वहीं अब बात स्लोवाकिया की करते हैं, क्योंकि यहां पर भी परेशानी है। डीजल की जमाखोरी पर रोक लगा दी गई है और निगरानी बढ़ा दी गई है। वियतनाम, जहां यात्रा कम करने की अपील की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, तेल की कमी से पेट्रोल पंप खाली नजर आ रहे हैं। इसके आगे न्यूजीलैंड की बात करें तो यहां कार फ्री डे लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे कि आगे परेशानी ना हो। म्यांमार, ऑड इवन नियम लागू करने की तैयारी यहां पर भी हो रही है, जिससे कि आगे परेशानी कम हो। और दुनिया के अलग अलग देशों में तनाव बढ़ाने वाले हैं ये रुझान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ईरान के कंट्रोल वाला हॉर्मुज स्ट्रेट बंद पड़ा हुआ है। ये वो समुद्री रूट है जहां से दुनिया भर में 20% तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। एक तरफ ये संकट और दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा, बड़ा बयान दिया है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, अब्बास अराक्ची का कहना है। सुनिए। और देखिए, ऊर्जा संकट के बीच जर्मनी का दर्द छलका है। परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम को बंद करना एक भूल थी, ये जर्मनी कह रहा है। जर्मनी की ऊर्जा मंत्री कैथरीना राइशे ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा से किफायती बिजली उत्पादन संभव है। तो ये ऊर्जा संकट कितना विकट है ये भी समझ लेते हैं। 9 देशों में 40 से ज्यादा ऊर्जा सुविधाएं इससे हो रही हैं प्रभावित। 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन सप्लाई खत्म हो रही है। 1973, 1979 के तेल संकट से भी ज्यादा असर हो रहा है और तेल कीमतों में औसतन 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा 140 बिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी की कमी हो गई है। 2022 में रूस यूक्रेन संकट से भी ये दोगुना प्रभाव पड़ा हुआ है। कच्चे तेल का दाम 113 प्रति बैरल पहुंच गया है और इसलिए यह संकट बड़ा होता नजर आ रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटरेस का बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध के बीच क्या कहा, युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है, हमलों पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। एंटोनियो गुटरेस महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के, सुनिए। और एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तेल अवीव में तबाही का एक और लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। ये देखिए, लाइव वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार ईरान तबाही मचा रहा है तेल अवीव में, और ये उसकी एक मिसाइल तेल अवीव के एक कॉलोनी में आकर, एक रिहायशी इलाके में आकर गिरती है और एक कार के पिछले हिस्से से टकराती है और कार हवा में कैसे गोते लगाती है, जरा ये देखिए। रिहायशी इलाकों में इस तरह की तस्वीरें आ रही सामने और ये डराने वाली है। अब 2 तस्वीरें आपके सामने, तेल अवीव में हमले का लाइव वीडियो और हमले के बाद तबाही का मंजर, कैसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, रिहायशी इलाके को नुकसान कैसे पहुंचा है और अफरा तफरी का माहौल फिलहाल इस वक्त वहां पर देखा जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेल अवीव में हमला, लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और ईरान पर हमलों के बीच इजरायल का मिशन लेबनान तेजी से आगे बढ़ रहा है। दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले का सिलसिला जारी है। बफर जोन का विस्तार करने के लिए इजरायल लितानी नदी से आगे तक के इलाके को खाली करवा रहा है। इमारतें, सड़कें और पुल को तबाह कर दिया गया है। लेकिन लगातार हमलों के बीच भी हिजबुल्लाह जंग में टिका हुआ है और इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम लेबनान में स्थिति को मौलिक रूप से बदलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इजरायल दावा कर रहा है कि अब तक 700 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। लेबनान का दावा है कि अब तक 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में इजरायली हमलों की वजह से 3000 से अधिक लोग जख्मी हैं। लितानी नदी पर कई पुल नष्ट कर दिए गए हैं। लितानी के इस पार के इलाके खाली हो रहे हैं। लेबनान के 14% इलाके को खाली कराया जा रहा है।